बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को बिहार का किया दौरा। एक जनसभा को किया संबोधित। कहा कि बिहार में डेयरी की है असीम संभावना। 2 लाख डेयरी प्रोजेक्ट बिहार की सभी पंचायतों में खोलने की है योजना। 1 ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत बिहार के कुछ भाग हो रहे हैं खेती। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के तिगडाना गांव पहुंचकर फसल के नुकसान का लिया जायजा। कहा कि प्रकृति की मार से किसान भाइयों को हुआ है नुकसान। खराब हुई फसल की गिरदावरी करवा कर दिया जाएगा मुआवजा। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने झांसी में किसान गोष्ठी एवं कार्यशाला का किया शुभारंभ। कहा कि 2017 में ही बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर गेहूं की गई खरीद। जलवायु और प्राण घातक बीमारियों से बचाव के लिए श्री अन्न का सेवन है लाभकारी। देश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा कि देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से चलेगी तेज हवाएं। उत्तराखंड में 4 अप्रैल तक बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की है संभावना। किसानों की फसलों को भारी नुकसान। फल और सब्जी की फसल भी हुई खराब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि और आपदा प्रबंध विभाग से मांगी रिपोर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार को बिहार का दौरा किया। अमित शाह ने नवादा के हिसुआ में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बिहार में डेयरी की असीम संभावना है। 2 लाख डेयरी प्रोजेक्ट बिहार की सभी पंचायतों में खोलने की योजना है। बिहार के अंदर डेयरी की भी अनेक संभावनाएं पड़ी है। मोदी जी सहकारिता क्षेत्र में 2 लाख ग्रामीण डेयरिया बनाना चाहते हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद बिहार की हर पंचायत में कोऑपरेटिव डेयरी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। नवादा के रजौली में बर्रा गांव में सैकड़ों एकड़ बंजर जमीन में प्रधानमंत्री माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत 1 ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत खेती चालू हुई है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में 85 लाख किसानों को 6000 खाते में दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार में 8 करोड़ 70 लाख लाभुकों को 2 साल से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। हर महीने 4.25 लाख मैट्रिक टन अनाज बिहार के गरीबों को मोदी जी मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, बिहार में 85 लाख
किसानों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम हो रहा है। 1.1 करोड़ 1,10,00,000 माताएं बहनें जोर से ताली बजाए। 1,10,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 85 लाख लोगों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 लाख लोगों को आवास देने की योजना बनी है। 1,61,00,000 शौचालय बना चुके हैं। 1.5 करोड़ आवास में नल से जल पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के तिगडाना गांव पहुंचकर फसल के नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति की मार से हमारे किसान भाइयों को जो नुकसान हुआ है, सरकार उसके लिए चिंतित है एवं हर हाल में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने किसानों से कहा कि जल्द से जल्द उनकी खराब हुई फसल की विशेष गिरदावरी करवाकर उन्हें मुआवजे की राशि दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को जल का सदुपयोग करने पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और ऐसी बहुत सी क्रांति हुई हैं और इसी तरह अमृत क्रांति का उद्देश्य जल का सदुपयोग है। उन्होंने कहा कि हमें हर काम के लिए पानी चाहिए, इसीलिए इसका सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। मैं एक आज विशेष आपसे साझा करना चाहता हूं इस बात के लिए कि एक अमृत क्रांति जिसमें जल को कैसे बचाया जाए, इस क्रांति में आप सब लोगों ने भी भाग लिया है। इसीलिए मैं आपको अपना क्रांतिकारी मित्र बता रहा हूं और आपको बताया गया होगा कि आपने अपने इस प्रदेश में पानी को किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना है, पानी का कैसे कम उपयोग किया जाए, इस पर ध्यान दिया है। उस योजना के आप भागीदार बने हैं। हम जानते हैं कि पानी कम भी और ज्यादा भी दोनों हानिकारक हैं। ज्यादा पानी आ जाए तो बाढ़ आती है और हमारी फसलें बाढ़ में नुकसान हो सकता है। ऐसे ही पानी अगर कम हो तो सूखा पड़ जाता है, हमारी बोई फसलें भी एक प्रकार से उत्पादन उसका खत्म हो जाता है, फसलें सूख जाती हैं। तो दोनों का ही एक प्रकार से हानिकारक है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पानी के बहुत से स्रोत हैं, हमें वर्षा से और जमीन से पानी मिलता है। हम वर्षा के पानी को बचाने के लिए तालाब बनाते हैं, हमें जल संरक्षण करना होगा। हम जानते हैं कि पानी जो है उसके बहुत स्रोत हैं। हमें नहरों से पानी मिलता है, वर्षा से पानी मिलता है और साथ ही हम पृथ्वी के गर्भ से भी पानी निकालते हैं। अपने कुएं, अपने ट्यूबवेल ये लगा करके पानी निकालते हैं। हमारा एक समय था परंपरागत तरीके से हम अपने तालाबों से सिंचाई करते थे वर्षों पहले, और तालाब भी अपने आप नहीं बने थे। तालाब भी हम देखते हैं गांव के किनारे बहुत से उस समय के लोगों ने अपने अपने गांव में बड़े बड़े तालाब खोदे ताकि इस वर्षा के पानी को हम इकट्ठा कर सकें और उसका उपयोग कर सकें दैनंदिन जीवन में भी और सिंचाई में भी। अब इस प्रकार का एक समय अब आया है, हमको इन सब चीजों पर ध्यान करना होगा कि समय के हिसाब से चीजें अब बदल गई हैं, क्योंकि अब पानी का उपयोग, ये अंधाधुंध पानी का उपयोग होने लगा है। हमें खेती के लिए भी पानी चाहिए, हमें पीने के लिए भी पानी चाहिए, हमें दैनंदिन जीवन में जो पानी है उस पर भी बहुत उपयोग उसका होने लगा है। उद्योग के लिए भी पानी जो है वो हमको चाहिए। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब पानी कम हो रहा है, वर्षा भी आगे पीछे होती है, जिससे फसलों का नुकसान भी होता है। जल, जंगल और जमीन को जीवन का अभिन्न अंग बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें पानी चाहिए। धान और गन्ने की फसलों को काफी पानी चाहिए होता है और इसीलिए पानी का संरक्षण जरूरी है। पानी निरंतर कम होता जा रहा है। एक प्रकार का अगर कहें कि जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, वैसे वर्षा भी अब अनिश्चित हो गई है। समय के अलावा आगे पीछे वर्षा होती है जिसका नुकसान होता है। अभी इन्हीं दिनों में वर्षा के ज्यादा होने से हमारी फसलें कितनी खराब हुई हैं। तो इन सब बातों का जब ध्यान करते हैं तो हमें पानी बचाने का एक विचार ये जरूर आता है। हम जानते हैं
जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार हैं और इन तीनों पर हमको चिंता करनी चाहिए। और जब चिंता करने की बात आई तो उसमें से एक विचार आया कि आखिर पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए। जैसा हम देखते हैं कि पानी खेती के लिए सबसे ज्यादा पानी धान में उपयोग होता है, गन्ने में उपयोग होता है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने झांसी में किसान गोष्ठी एवं कार्यशाला का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं प्राकृतिक खेती योजना अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेट्स को बढ़ावा देने की चर्चा, प्राकृतिक खेती योजना को प्रोत्साहित करने की चर्चा तथा क्षेत्र में औद्योगिक फसलों की विस्तार पर वन रणनीति विषयक बुंदेलखंड स्तरीय 2 दिवसीय किसान गोष्ठी और कार्यशाला भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ग्वालियर रोड झांसी में किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के पश्चात मेरे द्वारा कृषि मंत्री के रूप में प्रथम दौरा झांसी एवं ललितपुर जनपद का किया गया। इसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 36,000 करोड़ की धनराशि का किसानों का ऋण माफ किया गया और इसके पश्चात 2017 में ही बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करते हुए अपूर्व गेहूं खरीद की गई। तत्पश्चात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 168 करोड़ रुपए की फसल बीमा क्षतिपूर्ति की गई, जिससे किसानों को राहत प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि जलवायु संबंधी एवं प्राण घातक बीमारियों से बचाव के लिए श्री अन्न का सेवन हमारे लिए अति आवश्यक है। अन्न पशुओं की समस्या के निस्तारण हेतु उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपने गौ वंश को अपने खेतों पर ही रखें, जिससे गौ वंश का गौमूत्र एवं गोबर का प्रयोग खेतों में ही हो एवं फसल की उत्पादन क्षमता तथा मिट्टी की उर्वरता क्षमता में वृद्धि हो सके। हिमाचल प्रदेश में जिला चंबा सहित कई क्षेत्रों की जलवायु परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के समान होने के कारण प्रदेश सरकार राज्य के कई क्षेत्रों में लेवेंडर की खेती को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने की योजना तैयार कर रही है। इस पहल से राज्य के किसानों को आय का एक नया लाभदायक स्रोत प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ आरोमा मिशन के बारे में बातचीत की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस परियोजना के लिए प्रदेश के किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से लेवेंडर की खेती से किसानों के जीवन में सार्थक बदलाव आएगा। आरोमा मिशन कृषि क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस मामले को संबंधित मंत्रालय के समकक्ष उठाने और परियोजना को जमीनी स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार राज्य के किसानों और बागवानों के लिए प्रशिक्षण शिविर और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी। इससे किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध होगी तथा वे अपनी उपज की गुणवत्ता में सुधार लाकर अधिक आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। लेवेंडर की खेती, जिसे बैगनी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, राज्य के किसानों के लिए एक आकर्षक विकल्प साबित हो सकती है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र के सहयोग से राज्य में आरोमा मिशन पर कार्य करेगी। आरोमा मिशन लेवेंडर की खेती एक पहल है और यह जम्मू कश्मीर में किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत किसानों को मुसीबत में डालने वाली है। अभी भी बारिश का अंत होता नहीं दिख रहा है। 4 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना है। बीते 4 दिनों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और बर्फबारी के कारण जहां किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं फल और सब्जी की फसल भी चौपट हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि और आपदा प्रबंध विभाग से हालिया स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं सभी जिलाधिकारियों से नुकसान का आकलन करने को कहा गया है। राज्य में हो रही बेमौसम बारिश और बर्फबारी के कारण जहां पहाड़ों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में कृषि और बागवानी को भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण पूरे प्रदेश में शीतलहर से लोग परेशान हैं। गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। आम और लीची का बोर काला पेड़ा पड़ने लगा है। नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों पर आवागमन भी प्रभावित हुआ है और इस आपदा का प्रभाव बिजली और पेयजल व्यवस्था पर भी पड़ा है।
उधर पिथौरागढ़ के बयास और दारमा में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में भारी बारिश, ओलावृष्टि से फसल 50% तक खराब हो चुकी है। अगर आगे भी बारिश जारी रहती है तो ये नुकसान और अधिक बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ में मसालों की खेती का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। मसालों की खेती में छत्तीसगढ़ की देश में नई पहचान बन रही है। छत्तीसगढ़ में किसान धान और अन्य परंपरागत फसलों की खेती कर रहे हैं। किसान नवाचार की ओर बढ़ रहे हैं। धान और अन्य परंपरागत फसलों की खेती कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में किसान नवाचार की ओर बढ़ रहे हैं और किसान अब मसालों की खेती की ओर भी रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी मसालों की खेती के अनुकूल अच्छा हो रहा है उत्पादन। राज्य के किसानों को उत्पादन के साथ साथ अच्छी आमदनी भी मिल रही है। छत्तीसगढ़ में मसालों की मांग और आपूर्ति में संतुलन की स्थिति आ रही है। छत्तीसगढ़ में मसालों का उत्पादन 4 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक हो गया है। छत्तीसगढ़ से धनिया के भी बीज अन्य राज्यों को आपूर्ति की जा रही है। हल्दी, अदरक, लाल मिर्च, अजवाइन, इमली, लहसुन की खेती भी की जा रही है। हल्दी, धनिया, मेथी, लहसुन, मिर्ची, अदरक की खेती सभी क्षेत्रों में की जा रही है। बलरामपुर, बिलासपुर में अजवाइन और कोंडा गांव में काली मिर्च की खेती भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अभी 66,081 हेक्टेयर में मसालों की खेती हो रही है। लगभग 4,50,849 मीट्रिक टन मसालों का उत्पादन यहां पर देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में हल्दी का रकबा और उत्पादन सबसे अधिक है। मसाले की खेती के लिए किसानों को यहां पर सहायता भी दी जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि योजना और अन्य योजनाओं के तहत दी जाती है यहां पर इन सभी किसानों को सहायता। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 24 जिलों में मसालों की खेती 13,302 हेक्टेयर की गई है और 93,114 मीट्रिक टन उत्पादन यहां पर हुआ है और लगभग 3,500 कृषक इससे लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विगत 4 वर्षों में 1,837.29 हेक्टेयर में मसालों की खेती यहां पर हुई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है कि मसालों के बीज जो है उन पर का शोध भी हो रहा है और धनिया की 2 किस्में सीजी धनिया व सीजी चंद्रुआ धनिया ये यहाँ पर विकसित हो रहा है और छत्तीसगढ़ में मसाला फसलों की बहुत अच्छी संभावना देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आदिवासी लोगों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो ये काम करके अपनी आजीविका कमा सकें और अपना जीवन बेहतर बना सकें। हमारा जो सेंटर है पॉलिनेशन सेंटर है, इस कॉस्ट में एक इंडिपेंडेंट सेंटर है इसके लिए रखा गया है। बी कीपिंग और इसमें पॉलिनेशन 2, इसको बी कीपिंग का रोल इन पॉलिनेशन और बी कीपिंग से हम डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स कैसे ले सकते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ J&K हर कोई इनके लिए बहुत बी कीपिंग में लोगों को लाना चाहता है, इस वजह से क्योंकि हमारा इसमें 2 चीज़, एक तो हमारा बाई प्रोडक्ट्स भी उसमें मिलते हैं, हनी मिलेगा, उसमें पोलन मिलेगा, बाकी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जो हमारा मेन इसमें है, क्योंकि हमारा जो स्टेट है इट्स एन हॉर्टिकल्चर स्टेट, इसमें जो पॉलिनेशन का जो पर्पस है वो हमारा इनके साथ जो हनी बीज हैं ये मेन पॉलिनेटर हैं, ये पॉलिनेशन करती हैं जिससे हमारे जो स्टेट के एक्सचेकर में बहुत सारा इजाफा होता है। इससे हम ये कर सकते हैं सर, जो हमारा रोज़गार है हम खुद जनरेट कर सकते हैं सर रोज़गार, और इससे हमें ये होता है कि आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हाईएस्ट पीक पे है सर। हम जितने भी मेरे साथ ये नौजवान है, हमारा एक ग्रुप आया था बांडीपुरा से सर, सारे वेल क्वालिफाइड हैं लेकिन बेरोज़गार होने की वजह से हमने सोचा कि हम अपनी एक बिजनेस यूनिट कायम करें सर। और कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग काकतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस वारंगल ने किसानों के लिए ड्राइवर रहित स्वचालित ट्रैक्टर का आविष्कार किया है।
CSE के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर पी निरंजन ने कहा है कि परियोजना को लागू करने के लिए किट डब्ल्यू को कुल 41 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। परियोजना के प्रधान अन्वेषक MD शरफुद्दीन वसीम ने कहा कि चालक रहित स्वचालित ट्रैक्टर किसानों को जमीन की जुताई में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ये लागत प्रभावी होगी और किसानों की आय में वृद्धि करेगा। परियोजना का लक्ष्य खेती में मानव प्रयासों को कम करना है। उन्होंने कहा है कि एक किसान रिमोट नियंत्रित ट्रैक्टर की मदद से छोटे खेतों की जुताई कर सकता है। शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। अब विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ साथ उनके कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी बनाया जा रहा है। स्कूल में सब्जियां उगाते और प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करते ये बच्चे क्लीन और ग्रीन महाराष्ट्र का सपना रखते हैं। ये प्रयास है टीम प्रोजेक्ट ग्रीन मुंबई का, जो बच्चों को मेथी, पवित्र तुलसी, मिर्च और फूलों के पौधों सहित अन्य जड़ी बूटियों और सब्जियों को उगाने का प्रशिक्षण दे रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग बच्चों को प्लास्टिक कचरे और रिसाइकलिंग का महत्व भी सिखाते हैं। ऐसा एक बच्चे और फूल एक समान होते हैं। हमने बच्चों को सिखाया है कि पौधे लगाना चाहिए और उसे रोज पानी डालना चाहिए, उनको हाथ लगाना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। ये सब हम सिखाते हैं। हमारे बच्चे रोज प्लांट्स से बातें करते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चों में इन्वायरमेंट के लिए एक इमोशंस पैदा हो और हम क्लाइमेट चेंज के लिए हमारे क्लाइमेट वॉरियर्स तैयार कर रहे हैं। मुंबई में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य बच्चों को अपने स्वयं के स्कूल में वनस्पति उद्यान, जैविक पोषक उद्यान और पर्यावरण संरक्षण में संलग्न करना है। बच्चों को प्रकृति के संरक्षण को दर्शाने वाली कलाकृतियों द्वारा अपने स्कूल के कुछ हिस्सों को चित्रित करना भी सिखाया जा रहा है। ज्या दिवशीपासून गेल्या 7 ते 8 हमने क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम किया है स्कूल और बच्चों के साथ मिलकर। हमको पेरेंट्स को भी स्कूल की तरफ से लोकल फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। हम घर में छोटे प्लांट्स कैसे लगा सकते हैं वो सिखाया जाता है। त्याच्यामध्ये ते रीडिंग, राइटिंग, ग्रीन फुल प्रोजेक्ट की वजह से बच्चों को भी पता चल रहा है प्लांटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और आगे जाके क्या कर सकते हैं। प्लास्टिक बैन पर भी बच्चों को सिखाया जाता है कि प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। मेरा बच्चा घर आके कहता है, मम्मी प्लास्टिक मत यूज करो, टीचर ने कहा है। आज हमने प्लांट्स लगाए। प्लांट्स लगाना जरूरी है क्योंकि प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं। हम बहुत से इनोवेशन आइडियाज सीख रहे हैं। हम सबको एक साथ आना चाहिए प्लांट्स को सेव करने। प्रोजेक्ट मुंबई ने स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता फैलाने, छात्रों को अपने संस्थानों को हरा भरा बनाने और टिकाऊ बनाने के लिए ये पहल की है। मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, DD न्यूज। और दुनिया भर में खासतौर पर भारत, पाकिस्तान, चीन और ब्राजील जैसे विकासशील देशों में लोग मिलावटी दूध का सेवन करने को मजबूर हैं, जिस वजह से उन्हें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने अब ऐसा डिवाइस तैयार कर लिया है जिसकी मदद से घर बैठे ही दूध में मिलावट की जांच करना संभव हो पाया है। पेश है हमारे संवाददाता निशांत सौरभ की ये रिपोर्ट। स्वस्थ जीवन जीने के लिए दूध का सेवन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन दूध में मिलावट की समस्या दुनिया भर में आम है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो महज 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने में सक्षम है। इस 3 डायमेंशनल पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस की मदद से घर में ही दूध और अन्य पेय पदार्थों में मिलावट की जांच की जा सकती है। ये डिवाइस यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन, स्टार्च, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नमक समेत कई सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले मिलावटी पदार्थों का आसानी से पता लगा सकता है। It is a device made up of paper. It is a multiple layers, so we can add milk here, and it will go inside into different spots, and it will change color depending on what adulterants it is. And the novelty of this device is at the same time you can identify all different sorts of adulterants. दूध की शुद्धता का पता लगाने के लिए पारंपरिक तौर पर उपयोग किए जाने वाले लैब आधारित तरीके काफी खर्चीले होते हैं और इनमें काफी वक्त भी लगता है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई नई तकनीक काफी सस्ती है
और किसी भी पेय पदार्थ में मिलावट की जांच के लिए केवल 1 मिलीलीटर सैंपल की आवश्यकता होती है। For the timing we can detect 7 adulterants, but this design is generic design and we can change this to any other number of spots. We have tested up to 12 spot size, which can also be changed. This is easy to use, anyone can use this. It don't require any power, and it can be used by our household or while food safety officers are going for raid or maybe in the milk collection centers. शोधकर्ताओं के मुताबिक इस डिवाइस का उपयोग दूध के अलावा अन्य पेय पदार्थों मसलन पानी, ताज़ा जूस और मिल्क शेक में मिलावट की जांच के लिए भी किया जा सकता है। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब देखते हैं कुछ और खास खबर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्रियां प्रदान की। नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बहुत से विद्यार्थियों को हालात के कारण अपनी शिक्षा को जारी रखने में कठिनाई होती थी, लेकिन इग्नू उनके सामने उम्मीद की किरण बनकर सामने आया और उनके जीवन में शिक्षा की रोशनी भर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। सीबीआई के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री ने डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। साथ ही पीएम ने सीबीआई के ट्विटर हैंडल की भी शुरुआत की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। पीएम मोदी शिलोंग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने सीबीआई में उल्लेखनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और सर्वोत्तम जांच अधिकारी के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया। इनमें विशिष्ट सेवा के राष्ट्रपति पुलिस पदक शामिल हैं। निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी स्पाइस जेट लिमिटेड ने अपने कार्गो और लॉजिस्टिक डिवीजन को विभाजित कर अलग इकाई बनाने का काम पूरा कर लिया है। स्पाइस जेट एयरलाइंस ने इस नई इकाई का नाम स्पाइस एक्सप्रेस एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड रखा है। कंपनी ने आज जारी एक बयान में बताया है कि 1 अप्रैल को स्पाइस जेट ने कार्गो और लॉजिस्टिक डिवीजन को विभाजित करने का काम पूरा कर लिया है और इससे स्पाइस जेट को 2555.77 करोड़ रुपए का एक मुश्त लाभ होगा और इससे उसके नकारात्मक शुद्ध मूल्य में बड़ी कमी आएगी और साथ ही स्पाइस एक्सप्रेस को स्वतंत्र रूप से कोष जुटाना भी संभव हो सकेगा। बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव को लेकर विपक्ष ने पटना में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नीतीश सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। नीतीश सरकार पथराव करने वालों पर भी कार्रवाई नहीं कर रही है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।